हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है डीकेपी एकेडमी में। इस वीडियो में हम जवाहर उत्कर्ष योजना 2017-18 का जो पेपर है इसे जो है हल करेंगे। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इसमें जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्नों को अच्छे से ध्यान दें और सभी का उत्तर जो है याद करवा लें। जवाहर उत्कर्ष योजना एकलव्य स्कूल नवोदय विद्यालय से संबंधित कोर्स और अभी बचे हुए समय में जवाहर उत्कर्ष के नोट्स, पिछले 6 वर्षों के पेपर और मॉडल पेपर के लिए इस नंबर पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हो। इस चैनल पर जवाहर उत्कर्ष से संबंधित सारी जानकारियां, जैसे किसका रिजल्ट कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, काउंसलिंग कब होगा, काउंसलिंग कैसे होता है, ये सारी जानकारियां इस चैनल पर समय पर दी जाती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को हल करना। तो सबसे पहले हम हिंदी के प्रश्नों को हल करते हैं। हिंदी में देखिए पहला प्रश्न है, अजनबी शब्द का अर्थ क्या है। तो अजनबी शब्द का अर्थ क्या होती है, इसका सही उत्तर है बिना जान पहचान वाला, इसको कहा जाता है अजनबी। ठीक है। दूसरा देखिए, नाकारना शब्द का अर्थ क्या है। नाकारना का मतलब क्या होती है। नाकारना का मतलब होती है किसी चीज को मना कर देना। जब हम किसी चीज को मना कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं कि उसने जो है मुझे नाकार दिया, यानी कि मना कर दिया। तो नाकारना का सही मतलब होती है मना करना। ठीक है। सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 मना करना। अगला देखिए, आगंतुक शब्द का अर्थ क्या है। देखिए आगंतुक का मतलब होती है आने वाला। क्या होती है, आगंतुक का मतलब जो है आने वाला होती है। आने वाला को आगंतुक कहा जाता है। अगला देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये है आपका कर्नाटक राज्य में। ठीक है। और जो हमारा छत्तीसगढ़ है, यहाँ 3 राष्ट्रीय उद्यान है। एक है आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जो कि इसको जो है पहले संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता था, जिसका नाम बदल करके अब गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। पहले क्या नाम था इसका, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था, जो कि आपका कोरिया जिला में है। ठीक। दूसरा है आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका बीजापुर जिला में है, इसको भी आपको याद रखना है। और तीसरा है आपका कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका बस्तर जिला में है। कहाँ है, बस्तर जिला में कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान। तो ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान आपको छत्तीसगढ़ से याद रखना है। और याद रखना कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये है कर्नाटक राज्य में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिश करने वालों की कभी खाली स्थान नहीं होती। पहला है जीत, दूसरा है हार, तीसरा है विजय, चौथा है लहर। सही उत्तर क्या आएगा, सही उत्तर आएगा हार, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए हमेशा कोशिश करना चाहिए, हमेशा प्रयास करना चाहिए। अगला देखिए, गुंडाधुर कहाँ का निवासी था। गुंडाधुर जो है ये बस्तर का निवासी था। ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक है, किसने, गुंडाधुर ने। ओके। यहाँ से जो है एक प्रश्न और पूछा जाता है कि बस्तर का स्वाभिमान किसे कहा जाता है। ठीक है, बस्तर का स्वाभिमान किसे कहा जाता है, ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाता है। तो याद रखना, बस्तर का स्वाभिमान जो है गुंडाधुर को कहा जाता है। और गुंडाधुर कहाँ का निवासी था, तो ये जो है बस्तर का निवासी था। ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त शब्द भरें। कुशल कलाकार सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, खालिस्तान कलाकारों की बनाई मूर्तियां उतनी सुंदर नहीं होती। तो जो कुशल कलाकार होते हैं वो क्या करते हैं, वे जो है सुंदर मूर्तियां बनाती हैं। और जो अकुशल कलाकार होते हैं, अकुशल का मतलब जो परफेक्ट नहीं होते, वे जो है उनकी बनाई गई मूर्तियां उतनी ज़्यादा सुंदर नहीं होती। तो यहाँ पास आएगा अकुशल। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का हाई कोर्ट किस शहर में स्थित है। यहाँ पर देख रहे हो ये जो बिल्डिंग दिख रहा है ना, ये आपका हाई कोर्ट है, यानी कि उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, उच्च न्यायालय कहते हैं। ठीक है। यहाँ जो है जज लोग बैठते हैं और यहाँ जो है अपराधी लोग को सजा सुनाई जाती है। तो जो छत्तीसगढ़ राज्य है, हमारा राज्य, यहाँ का हाई कोर्ट किस शहर में है, तो छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है ना, ये है आपका बिलासपुर शहर में। कहाँ है,
बिलासपुर शहर में, और बिलासपुर शहर के अंदर कहाँ है, तो बिलासपुर शहर के अंदर जो है ये बोदरी में है। कहाँ है, बोदरी में, याद रखना बोदरी। कई बार जो है आपके ऑप्शन में बोदरी जो है दे दिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना जरूरी है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य का हाई कोर्ट है वह बिलासपुर जिला में है और बोदरी नामक जगह में है। ठीक है, तो दोनों को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा में स्वर कितने हैं, तो याद रखना हिंदी भाषा में जो है 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं हिंदी भाषा में, 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं, तो देखिए जो आपका छोटा आ होती है एक स्वर हो गया, बड़ा आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। आपका ऋषिकरी, ठीक है, फिर ए और ये ए, फिर आपका ओ और आपका औ। ये जो है आपके 11 स्वर होते हैं हिंदी में। ठीक है, जो आपका अम होती है और जो आपका आहा होती है ये जो है संस्कृत के स्वर हैं। ये किसके स्वर हैं, ये दोनों जो है संस्कृत के स्वर हैं। तो याद रखना हिंदी में जो है ये आपके 11 स्वर होते हैं, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये 11 स्वर जो है हिंदी में होते हैं। अगला देखिए, कुतुब मीनार व लाल किला किस शहर में स्थित है, तो यहाँ पर देख रहे हो ये जो ऊंचा सा दिख रहा है मीनार, ये है कुतुब मीनार। ठीक है, इसमें पहले अंग्रेज लोग ना इसके ऊपर चढ़ के जो है आसपास के इलाका को देखते थे। ठीक है, तो ये है आपका कुतुब मीनार। ठीक है, ये क्या है, कुतुब मीनार है। और ये देख रहे हो ये है आपका लाल किला। ठीक है, ये जो है लाल किला है, ये बहुत बड़ा किला है। तो ये जो दोनों स्मारक भवन हैं ये कहाँ हैं, ये जो है आपके दिल्ली में है। कहाँ है, दिल्ली में। और दिल्ली से एक चीज़ आपको और याद रखना है कि जो भारत है, भारत की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी जो है आपका दिल्ली है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, कि भारत की राजधानी क्या है, वो भी दिल्ली है। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ी शब्द भुइयां का अर्थ क्या होती है। सबके सब जानते होंगे भुइयां का अर्थ क्या होती है। भुइयां किसको कहा जाता है, तो भुइयां जो है जमीन को कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में। छत्तीसगढ़ी शब्द महतारी का अर्थ क्या है, ये भी सबको पता होगा। महतारी किसको बोला जाता है, तो महतारी जो है माता को बोला जाता है, महतारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हमन पढ़े बर खालिस्तान जाथन, यानी कि हम लोग पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, इसका सही उत्तर आएगा स्कूल। हम लोग जो है पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बा। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ी शब्द पुरखा का अर्थ क्या है। पुरखा, देखिए पुरखा क्या होती है, जैसे कि आपके जो पिताजी होंगे है ना, उसके पिताजी रहे होंगे, फिर उसके पिताजी रहे होंगे और उसके पिताजी भी रहे होंगे। ऐसी बहुत समय से पिताजी जो ऐसे चलते आ रहा है। तो ये जो आपके जो बहुत पहले के जो परदादा लोग हैं ना, आपके पिताजी के पिताजी लोग, इन लोग को जो है पूर्वज कहते हैं। है बात समझ में, यानी कि जो हमारे पिताजी के पिताजी के लोग हैं ना, उन लोग को पूर्वज कहते हैं। ठीक है, तो जो पूर्वज है उसको छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है पुरखा। तो पुरखा का हिंदी में मतलब होगा पूर्वज। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर द, पूर्वज। छत्तीसगढ़ राज्य के नवा राजधानी हवय, यानी कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसका नया राजधानी क्या है, तो याद रखना नया रायपुर या फिर रायपुर। ठीक है, अगर रायपुर देगा तो भी सही है, नया रायपुर देगा तो भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, काले रंग को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो याद रखना जो काले रंग होती है ना उसको संस्कृत में कहा जाता है कृष्णा। क्या कहते हैं, कृष्णा कहते हैं। कृष्णा का मतलब होती है काला, श्वेता का मतलब होती है सफ़ेद। क्या होती है, सफ़ेद। पीता का मतलब होती है पीला, और बलराम जो है ये नाम है, ये कोई रंग का नाम नहीं है। ठीक है, तो काले का मतलब होती है कृष्णा। जो आपके कृष्ण भगवान थे ना, कृष्ण भगवान वो कैसे थे, वो जो है काले थे। कैसे थे, काले थे, इसलिए उनका नाम जो है कृष्णा पड़ा है ना। आप उसको गोरा मत समझना, वो क्या थे, काले थे। ठीक है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, कृष्णा पड़ा। ठीक, तो कृष्णा से क्या याद रखना, काले। अगला देखिए, सफ़ेद को संस्कृत में क्या कहते हैं, इसका सही उत्तर है सफ़ेद को संस्कृत में कहते हैं श्वेता। अभी मैंने जस्ट बताया था, श्वेता किसको कहते हैं, सफ़ेद को कहते हैं। सही उत्तर आएगा सी, श्वेता। अगला देखिए, भाई को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो याद रखना भाई को जो है संस्कृत में कहा जाता है भातृ। ठीक है, मातृ जो है माता को कहा जाता है, पितृ जो है पिताजी को कहा जाता है, और भगनी जो है बहन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बहन को। और भातृ जो है भाई को कहते हैं।
अगला देखिए, बहन को संस्कृत में क्या कहते हैं, प्रश्न आ गया। बहन को कहते हैं भगनी। क्या कहते हैं, भगनी। यामा जो है केवल नाम है, ये किसी रिश्तेदार का नाम नहीं है। रागनी भी कोई रिश्तेदार का नाम नहीं है। जाया भी कोई रिश्तेदार का नाम नहीं है। बहन को जो है संस्कृत में भगनी कहा जाता है। अगला देखिए, अहम भोजनम करोमि का अर्थ क्या है। देखिए, अहम का मतलब होती है मैं, ठीक है। भोजन का मतलब होती है भोजन। करोमि का मतलब होती है करता हूँ, ठीक है। तो इसका हिंदी मतलब हो जाएगा मैं भोजन करता हूँ। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बा, मैं भोजन करता हूँ। आगे देखिए, नीचे दिए वाक्यों के लिए एक शब्द में उत्तर दीजिए। जिसे होश ना हो उसे क्या कहते हैं, जिसे होश ना हो उसे कहा जाता है बेहोश। क्या कहते हैं, बेहोश कहते हैं। अगला देखिए, प्रत्यय बताइए। देखिए, प्रत्यय क्या होती है, किसी वाक्य में या किसी शब्द में इसके पीछे में हम किसी शब्द को लगा देते हैं, उसको जो है प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि यहाँ पास धैर्य शब्द है। क्या है, धैर्य शब्द है। इसके पीछे में वान शब्द जो है जोड़ दिए, तो जो वान है ना, इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम प्रत्यय। क्या कहेंगे, प्रत्यय। तो यहाँ पर धैर्यवान है, इसमें वान क्या होगा, वान जो है प्रत्यय होगा। तो हमारा सही उत्तर आएगा वान, ठीक है। यह ध्यान रखना, जो आपका पहले वाला शब्द रहेगा ना, इसका कोई ना कोई मतलब निकलेगा। क्या निकलेगा, मतलब निकलेगा। और इसके पीछे कोई शब्द जोड़ने के बाद इस पूरे शब्द का भी कोई ना कोई मतलब निकलेगा, ठीक है। जैसे कि देखिए, धैर्य है, धैर्य का एक मतलब होता है, धैर्य का मतलब होता है संयम, और धैर्यवान का मतलब होता है संयम रखने वाला। तो देखिए, इसमें जब हम वान प्रत्यय को लगा दिए और इससे जो शब्द बन रहा है, इससे भी क्या हो रहा है, एक मतलब जो है निकल रहा है, ठीक है। तो ऐसे होती है प्रत्यय। प्रत्यय मतलब कि इसके आखिरी में जिस शब्द को जोड़ते हैं उसको प्रत्यय कहा जाता है। तो धैर्य का प्रत्यय होगा वान, इस धैर्यवान में होगा वान। अब देखिए, उपसर्ग क्या होती है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया आजीवन, ठीक है। तो एक शब्द है जीवन, इस जीवन के पहले, इसके पहले अगर हम कोई शब्द जो है लगा देते हैं तो इसको कहा जाता है उपसर्ग। क्या कहते हैं, इसको उपसर्ग कहते हैं। यानी कि किसी शब्द में जब हम पहले जो है कोई शब्द जोड़ते हैं उसको कहते हैं उपसर्ग, और बाद में कोई शब्द जोड़ते हैं उसको कहा जाता है प्रत्यय। तो जो आजीवन है, इसमें क्या होगा, इसमें होगा आ, है ना। इसमें जो है हम आ जोड़ रहे हैं, तो आ जो है आपका उपसर्ग होगा, ठीक है। तो सही उत्तर आएगा आ। आगे देखिए, विपरीत शब्द बताइए। सफल का विपरीत क्या होगा, तो सफल का विपरीत होगा असफल। क्या होगा, असफल होगा, ठीक है। आगे देखिए, शब्दों को के शुद्ध रूप में लिखो। यहाँ पर जो निजी लिखा आया है इसका शुद्ध रूप होगा निजी, ऐसे जो है इसका सही शब्द होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हिंदी से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। इन सारे प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वीडियो कैसे लग रहा है ज़रूर कमेंट्स करके बताएं, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से वीडियो बना सकूं। अब देखिए, गणित का प्रश्न, अंकों में दी गई संख्या को शब्दों में लिखो। यहाँ पर अंकों में दिया गया है, इसको लिखना शब्दों में। तो क्या होगा, ये होगा 8 लाख, ठीक है। 8 जो है लाख की जगह पे है, ये होगा 8 लाख। इसको पढ़ेंगे 89,000, ठीक है। और ये होगा 651, 651, ठीक। तो इस तरह से जो है इसको लिखेंगे। आपके एग्जाम में जो है ऐसे ही खाली स्थान दिया रहता है, यहाँ पर आपको लिखना होता है। अगला देखिए, 10,000 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा। तो पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी संख्या दिया रहता है ना, इसमें 1 घटा देंगे तो हमें जो है पूर्ववर्ती संख्या मिल जाएगा। इसमें 1 घटा देते हैं, यहाँ लेंगे हासिल, तो 10 में घटाएंगे 1 तो आ जाएगा 9, इधर आ जाएगा आपका पूरा 9। तो हमारा सही उत्तर होने वाला है 9,999। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। तो देखिए भाई, यहाँ लिखना है हमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे, हम 6 बार लिख देंगे 9, ठीक है। ये हो गया आपका 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है, तो उसको कैसे लिखेंगे, 1 लिखने के बाद इसके आगे जो है 3 जीरो लगा देंगे। ये होगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब इसका योगफल निकालना है, तो इसको जो है जोड़ देते हैं। 9 और 0 9, 9 और 0 9, 9 और 0 9, 9 और 1 10 के शून्य हासिल आएगा 1, 9 और 1 10 के शून्य हासिल आएगा 1, 9 और 1 10। तो ये जो है हमें मिल गया 10,0999। सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कारखाने में एक दिन में 3035 मीटर कपड़ा बनता है। बताओ अप्रैल माह में उस कारखाने में कितना कपड़ा बनेगा।
तो देखिए भाई एक दिन में बनता है 3035। तो अप्रैल माह में कितने दिन होते हैं, तो हमें पता है अप्रैल माह में 30 दिन होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 3035 का गुणा 30 से कर देंगे। तो देखिए इसका गुणा कैसे करेंगे, यहाँ 0 है तो 0 को छोड़ देंगे, इस 3 का गुणा जो है सभी संख्या के साथ कर लेते हैं। तो 3 पंचे 15 की 5, हासिल आएगा 1, 3 तिहाई 9 और 1 10 की 0, हासिल आएगा 1, 3 शून्यम 0, 0 और 1 1 और 3 तिहाई 9। ठीक है, ये आया। इसका आखिरी में जो है 0 लगा देंगे तो हमें मिल गया 91,050। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 3, 91,050। अगला क्वेश्चन देखिए, सूत्र को पूरे कीजिए। लाभ बराबर क्या होती है, तो लाभ बराबर होती है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या होती है लाभ बराबर होती है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगला देखिए, गीता ने 5 घड़ियाँ 805 रुपये में खरीदी। उसने 3 घड़ी 182 रुपये में तथा 2 घड़ियाँ 139 रुपये में बेची। बताओ गीता को लाभ हुआ या हानि। ठीक है, यहाँ पास क्या बोला गया है कि जो गीता है ना, उसने 5 घड़ी को 805 रुपये में खरीदी। उसने 3 घड़ी जो है 182 रुपये के दर से जो है बेची, यानी कि एक घड़ी को बेच रहा है 182 रुपये में, तो 3 घड़ी को कितना में बेचेगा, तो 3 घड़ी को बेचेगा 182 इंटू 3, यानी कि 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 24 का 4, हासिल आएगा 2, 3 एकम 3, 3 और 2 5। 3 घड़ी को बेचेगा 546 रुपये में। ठीक है, वैसे ही 2 घड़ी को कितना में बेचा है, 139 रुपये की दर से, यानी कि 2 घड़ी को बेचेगा 139 इंटू 2 कर देंगे तो 2 निया 18 की 8, हासिल आएगा 1, 2 तिया 6, 6 और 1 7, 2 एकम 2। ठीक है, तो जो 546 है और 278 इन दोनों को जो है हम जोड़ देते हैं, 546 278 को, तो कुल कितना में बेचा है ये जो है निकल करके आ जाएगा। तो 6 और 8 ये होती है 14, 14 की 4, हासिल आएगा 1, 7 और 1 8, 8 और 4 12 की 2, हासिल आएगा 1, 5 और 1 6, 6 और 2 8। इन सब को मिला करके बेचा है 824 रुपये में और ख़रीदा कितना में है, ख़रीदा है 805 रुपये में। तो 824 में से 805 को जो है घटा देंगे, तो 824 में जो है कुल घड़ियों को बेच रहा है, इसमें से हम 805 को जो है घटा देते हैं। देखिए कितना आएगा, 4 में से 5 नहीं घटेगा, यहाँ से लेंगे हासिल, ये हो जाएगा 14, 14 में घटाएंगे 5 तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, यहाँ आएगा 1, 8 में घटाएंगे 8 तो आएगा 0, तो कितना आया, 19 रुपये आया। ये जो है इतना क्या हुआ, इतना का लाभ हुआ। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, 19 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, तो ऐसे जो है इसे हल करेंगे। अगला देखिए, 18 का गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब क्या होती है, वह संख्या जो 18 को पूरा भाग करती है उसको जो है 18 का गुणनखंड कहेंगे। तो देखिए 18 को पूरा भाग कौन कौन सी संख्या करेगा, तो देखिए 1 से जो है 18 पूरी तरह से भाग जाएगा, 2 के पहाड़ा में भी 18 आता है, 2 नहीं 18, 3 के पहाड़ा में भी 18 आता है, 6 के पहाड़ा में भी 18 आता है और 9 के पहाड़ा में 18 आता है और 18 के पहाड़ा में 18 आता है। तो देखिए ये संख्या किस में है, वही आपका गुणनखंड होगा। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 8, 12 और 22 के महत्तम समापवर्त ज्ञात करिए। देखिए 8 है, 12 है और 22 है, इसका हमें महत्तम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पास ऐसी संख्या से भाग करेंगे जो इस सभी को भाग करे। तो देखिए इन सभी को भाग जो है केवल 2 कर सकता है, 2 के पहाड़ा में 8 भी आएगा, 2 चौके 8, 2 के पहाड़ा में 12 आएगा, 2 छक्के 12, 2 के पहाड़ा में 22 आएगा, 2 11 22। अब देखिए क्या कोई ऐसा संख्या है जो इन सबको भाग कर सकता है, तो ऐसा कोई संख्या नहीं है जो इन सबको भाग कर सकता है, तो इसको जो है यहीं पास रोक देंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिला, केवल 2 ही मिला है कि 2 जो है ऐसी संख्या जो इन सबको भाग कर सकता है, इसका महत्तम आएगा केवल 2। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 1, 2। आया बात समझ में। ठीक है, हमने क्या किया, हमने जो है यहाँ से उसी संख्या से भाग किया जो इन तीनों संख्या को भाग कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है केवल 2 ही आएगा जो इन सबको भाग कर सकती है, इसके अलावा कोई भी संख्या जो है इसको भाग नहीं करती है, तो इसका महत्तम आएगा केवल 2। अगला क्वेश्चन देखिए, अभाज्य संख्या को पहचान कर अलग करें। देखिए इसमें से अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य का मतलब होती है वह संख्या जो 1 से और खुद से ही भाग जाए। किससे, 1 से और खुद से ही भाग जाए, उसको जो है अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए जो 12 है ये क्या अभाज्य संख्या है, नहीं है, क्योंकि ये जो है 1 से भाग जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा,
तो ये जो है अभाज्य नहीं है। वैसे देखिए 24 जो है क्या ये अभाज्य है, ये भी अभाज्य नहीं है, 8 भी अभाज्य नहीं है। 13 को देखिए, 13 जो है ये केवल 1 से भाग जाएगा और केवल 13 से ही भाग जाएगा, यानी कि खुद से भाग जाएगा, इसलिए 13 जो है आपका अभाज्य संख्या आएगा। तो सही उत्तर आएगा 13। ठीक है। अगला देखिए, नीचे दिए गए भिन्न की तुल्य भिन्न बनाइए। हमें जो है 4/12 है, इसका क्या बनाना है, तुल्य भिन्न बनाना है। तो देखिए तुल्य भिन्न बनाने के लिए क्या करते हैं, हम इसके अंश और हर दोनों में समान संख्या का गुणा करते हैं। तो हम जो है ना इसके अंश में 2 का गुणा कर देंगे, इसके हर में भी 2 का गुणा कर देंगे। तो देखिए कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 12 दूनी 24। तो ये जो है क्या है, इसका एक तुल्य भिन्न है। वैसे फिर से 4/12 है, इसमें क्या करेंगे, इसके अंश में 3 का गुणा कर देंगे, इसके हर में भी 3 का गुणा कर देंगे। तो 4 तिया 12 और 12 तिया 36। तो ये क्या है, एक आपका तुल्य भिन्न है। फिर 4/12 में जो है इसके अंश में 4 का गुणा कर देंगे और हर में जो है 4 का गुणा कर देंगे। तो 4 चौक 16 और 12 चौक 48। तो ये आपका 16/48, ये भी क्या है, तुल्य भिन्न है। तो देखिए ये तीनों मान किस में दिया हुआ है, तो तीनों मान दिया है आपका ऑप्शन नंबर 2 में। तो हमारा सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, यहाँ पर भिन्न दिया हुआ है 1/2, 3/4, 3/8, 1/4 को आरोही क्रम में लिखो। इसको जो है हमें आरोही क्रम में लिखना है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। क्या होती है, बढ़ते क्रम होती है। बढ़ते क्रम का मतलब है कि सबसे पहले जो है लिखा जाता है छोटा को, फिर लिखते हैं उससे बड़ा को, फिर उससे बड़ा को, और लास्ट में जो है सबसे बड़ा को लिखा जाता है। तो देखिए इसमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 है जिसका हम पहले मान निकाल लेते हैं। इसका मान कैसे निकालते हैं, 1 को जो है 2 से कर देंगे भाग। देखिए 1 जो है 2 से भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पास जो है 0 के बाद लगाएंगे दशमलव। इससे क्या होगा, यहाँ पास 1 0 बढ़ जाएगा, ये हो गया 10। तो 2 पंचे 10, ये 5 बार में आ गया 10। तो हम इसका मान क्या मिल गया, इसका मान हमें मिल गया 0.5। ठीक है। वैसे 3/4 है, इसका मान क्या होगा, इसका मान भी निकाल लेते हैं हम। 3 को जो है हम 4 से कर देंगे भाग, तो 3 जो है 4 से भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ भी 0 के बाद लगाएंगे दशमलव, इससे यहाँ पर 1 0 बढ़ जाएगा। अब 4 का पहाड़ा पढ़िए कि 30 आ जाए, तो 4 सत्ते 28 होता है, 7 बार में आएगा 28, घटाने पर आएगा 2, यहाँ लगा है दशमलव, तो यहाँ पर 1 0 बढ़ जाएगा, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो हमें मिल गया 0.75, यहाँ आएगा 0.75। ठीक। अगला देखिए, अगला यहाँ पास अगला है 3/8। ठीक है, यानी कि 3 को जो है 8 से करेंगे भाग। तो 3 को 8 से कर देते हैं भाग। तो देखिए 3 जो है 8 से भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ भी 0 के बाद लगाएंगे दशमलव, यहाँ पास 1 0 बढ़ जाएगा। 8 तिया 24, 3 बार में आ गया 24, घटाएंगे तो आ जाएगा 60, मतलब 6 आ जाएगा। यहाँ दशमलव लगा है तो यहाँ पास 1 0 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 60। तो 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 7 बार में आ जाएगा 56। तो बस यहीं तक हल करते हैं। तो इसका मान हमें मिल गया 0.37। ठीक है, और 1 बच गया 1/4। इसका मान क्या आएगा, 1 को जो है 4 से कर देते हैं भाग, ये भी भाग नहीं जाएगा, तो 0 के बाद लगाएंगे दशमलव, तो यहाँ पर 1 0 बढ़ जाएगा। 4 दूनी होगा 8, 10 में घटाएंगे 8 तो आएगा 2, दशमलव लगा है तो यहाँ पर 1 0 बढ़ जाएगा, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक। तो हमें मिल गया इसका मान 0.25। अब यहाँ पर देखिए इस 5 में जो है केवल एक संख्या है, इसके आगे जो है हम 1 0 लगा करके इसको भी 2 अंक का बना लेते हैं। अब देखिए इसको लिखना है बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे पहले लिखना है सबसे छोटा। तो सबसे छोटा क्या है, वो है 0.25। तो सबसे पहले आएगा 0.25। इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा है 0.37, इससे बड़ा है 0.50 और इससे बड़ा है 0.75। ठीक। यहाँ पर जो है 0.75 है सबसे लास्ट में। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा 1/4, इससे बड़ा है 3/8, इससे बड़ा है 1/2 और उससे बड़ा है 3/4। तो देखिए इस तरह से हमारा कौन सा उत्तर है, तो इस तरह से है हमारा ऑप्शन नंबर 1। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ऐसे जो है इसे हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 1/100 भाग का दशमलव रूप होगा। 1/100 का मतलब क्या है, 1/100 को कहा जाता है 1/100। तो इसका हमें दशमलव रूप में लिखना है, तो क्या करेंगे हम 1 को जो है ना 100 से कर देंगे भाग। तो देखिए 1 जो है 100 से छोटा है, भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे 0 के बाद लगा देंगे दशमलव। इससे क्या होगा, यहाँ पर 1 0 बढ़ जाएगा, ये हो गया 10,
ये 10 जो है अब भी 100 से छोटा है, तो क्या करेंगे यहाँ पास जो है एक जीरो और लगा देंगे, इससे क्या होगा यहाँ पास एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो 100 एकम 100। ठीक, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 0.01। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 0.45 प्लस 0.65 इसको हमें जोड़ना है, तो इसको हम जोड़ देते हैं। याद रखना जब भी आप जोड़ोगे ना तो दशमलव को दशमलव के नीचे में लिखना है। ठीक है, तो जोड़ देते हैं। 5 और 5 10 के शून्य, हासिल आएगा 1, 6 4 10 और 1 11। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 अंक के बाद में क्या है दशमलव, तो यहाँ भी 2 अंक के बाद में आएगा दशमलव, तो हमें मिल गया 1.10। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कोण 90 अंश से अधिक तथा 180 अंश से कम हो उसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो याद रखना उसको कहा जाता है अधिक कोण। क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। देखिए इस तरह से जो आपका कोण होती है ना, ये होती है आपका 90 अंश का कोण, इसको कहा जाता है समकोण। क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। और जो ऐसे सीधा लाइन होती है ये होती है आपका सरल रेखा कोण। क्या होती है, सरल रेखा कोण। तो ये जो 90 अंश का कोण है ना और ये आपका 180 अंश का कोण है, इसके बीच में जितना भी कोण बनते हैं ये सब के सब कोण आपके क्या कहलाते हैं, अधिक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अधिक कोण कहलाते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 3 अधिक कोण। आगे देखिए, जिन त्रिभुजों की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की हो उस त्रिभुज को कहते हैं, उस त्रिभुज को कहा जाता है समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगला देखिए, 4000 मीटर बराबर खाली स्थान किलोमीटर। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होती है, 1 किलोमीटर बराबर होती है 1000 मीटर। तो 4000 मीटर बराबर क्या होगा, तो 4000 को जो है ना 1000 से कर देंगे भाग। तो देखिए 1000 क्योंकि होती है 4000, तो कितना आ गया, 4 आ गया। तो आपका उत्तर होगा 4 किलोमीटर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 7 4 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक डिब्बे में 0.450 किलोग्राम वजन की मिठाई आती है, तो ऐसे 20 डिब्बों में कुल कितनी मिठाई आ जाएंगे। तो देखिए एक डिब्बा में आ रहा है इतना मिठाई, 0.450 किलोग्राम मिठाई, तो 20 डिब्बों में कितना आएंगे, तो यहाँ पर जो है 20 का गुणा कर देंगे भाई। चलो भाई देखिए, 0 है जिसको रहन देते हैं, 2 का गुणा करेंगे 0 के साथ तो आएगा 0, 2 पंचे 10 का शून्य, हासिल आएगा 1, 2 चौका 8, 8 और 1 9। ठीक है, ये 0 है, इसको जो है आखिरी में यहाँ पास लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पास क्या है, 3 अंक के बाद में है दशमलव, तो यहाँ भी जो है 3 अंक के बाद में लगा देंगे दशमलव। और ध्यान रखना दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, इसका मान होगा आपका 9। ठीक है, यानी कि 20 डिब्बों में कुल कितने मिठाई आएंगे, तो कुल 9 किलोग्राम मिठाई आएंगे। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 9। अगला देखिए, 1 मीटर फीता का मूल्य, फीता है, 1 मीटर फीता का मूल्य 1.50 रुपये है, तो 12 मीटर फीता का मूल्य बताओ। तो देखिए भाई 1 मीटर का मूल्य कितना है, 1.50 है, तो हमें निकालना 12 मीटर का। तो क्या करेंगे हम 1.50 का गुणा कर देंगे 12 से। इसको गुणा करते हैं, 2 शून्य 0, 2 पंचे 10 के शून्य, हासिल आएगा 1, 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, 1 शून्य 0, 1 पंचे 5, 1 एकम 1, इसको जो है जोड़ देते हैं, ये आएगा 0 0, 5 और 3 8 और ये 1। यहाँ देखिए 2 अंक के बाद में क्या है दशमलव, तो यहाँ भी आएगा 2 अंक के बाद में दशमलव, तो हमारा उत्तर आ गया 18, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता। तो आपका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 2 18। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 वर्ष 3 माह में 3 वर्ष 8 माह को घटाओ। ठीक है, हमें क्या करना है, 7 वर्ष 3 माह में 3 वर्ष 8 माह को घटाना है। तो ध्यान रखना जब से घटाएंगे ना तो वर्ष में वर्ष को घटाते हैं और माह में माह को घटाते हैं। तो मैं यहाँ पास लिखता हूँ वर्ष और इस साइड पे लिखता हूँ माह। ठीक है, देखिए वर्ष कितना है 7 वर्ष 3 माह और इधर है 3 वर्ष 8 माह, इसको हम घटाते हैं। देखिए 3 में से 8 नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे यहाँ से हासिल लेंगे। तो जो वर्ष है ना, हमें पता है 1 वर्ष से बराबर क्या होती है, 1 वर्ष से बराबर होती है 12 माह, होती है 12 माह। तो जो वर्ष है इसको क्या करेगा, इसको जो है 1 साल उधारी देगा। कितना देगा उधारी, 1 साल जो है इसको उधारी देगा, और 1 साल में होती है 12 महीना, तो इसको जो है 12 माह देगा उधारी। ये 3 माह पहले से है, तो 12 और 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। इसे जब 1 साल उधारी लेगा ना तो ये हो जाएगा 15 माह, और ये जो है 1 साल इसको उधारी देगा तो ये हो जाएगा 6 वर्ष। आया बात समझ में। अब 15 में से 8 घटा लेते हैं तो कितना आएगा,
15 में घटाएंगे 8 तो आ जाएगा आपका 7, ठीक है, और 6 में घटाएंगे 3 तो आएगा 3। तो हमें मिल गया 3 वर्ष 7 माह, ठीक है। तो यहाँ उत्तर आएगा आपका 3 वर्ष 7 माह जो है आपका उत्तर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसे हम हल करेंगे। अगला देखिए, आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होती है। तो आयत के परिमाप का फार्मूला होती है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होती है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होती है आयत के परिमाप का फार्मूला, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, सूत्र को पूरे कीजिए। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस खाली स्थान। तो यहाँ पास क्या आएगा? यहाँ पास आएगा शेषफल, ठीक है। तो सही उत्तर आएगा शेषफल। अगला देखिए, किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीदा और उसे बेचने पर 70 रुपये की हानि हुई, उसका विक्रय मूल्य बताओ। तो देखिए, जब हमें क्रय मूल्य दिया हुआ है, खरीदा का मतलब क्या होती है? क्रय मूल्य, और हमें हानि दिया है तो उसका विक्रय मूल्य क्या आएगा? हम जो है क्रय मूल्य में से हानि को घटा देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो 800 में से 70 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 0 में घटाएंगे 0 तो आएगा 0, 0 में से 7 नहीं घटेगा, यहाँ से लेंगे हासिल, ये हो जाएगा 10, ये जो एक हासिल दिया है तो हो जाएगा 7, 10 में घटाएंगे 7 तो आएगा 3 और ये 7, तो ये हो गया 730 रुपये। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 12 730 रुपये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजू ने 15 लीटर दूध 300 रुपये में खरीद कर 15 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच दिया, बताओ उसे कितना लाभ या हानि हुआ। तो देखिए, राजू ने क्या किया? 15 लीटर दूध को लिया है 300 रुपये में और उसको बेच कैसे रहा है? 15 रुपये प्रति लीटर की दर से, यानी कि 1 लीटर को बेच रहा है 15 रुपये में, तो 15 लीटर को कितना में बेचेगा? तो हम क्या करेंगे? 15 का गुणा 15 से कर देंगे। तो देखिए कितना आएगा, 5 पंचे 25 की 5, हासिल आएगा 2, 5 एकम 5, 5 और 2 7, ठीक है। 1 पंचे 5, 1 एकम 1, इसको जोड़ देते हैं, ये आ गया 5, 7 और 5 ये होगा 12, 12 की 2, हासिल आएगा 1, 1 और 1 2, तो आ गया 225 रुपये में बेच रहा है और ख़रीदा कितने में है? 300 में ख़रीदा है। इसको क्या होगा? इसको होगा हानि, और हानि कितने का होगा? तो 300 में से 225 को घटा देते हैं, कितना आएगा? देखिए, 0 में से 5 नहीं घटेगा, यहाँ से लेंगे हासिल तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, ये हासिल दिया तो हो जाएगा 2, 10 में घटाएंगे 5 तो आएगा 5, 9 में घटाएंगे 2 तो आएगा 7। तो इसको जो है 75 रुपये की क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 7 75 रुपये की हानि होगा। अगला देखिए, मनोज ने 500 ग्राम वजन वाली शक्कर की 6 थैलियाँ खरीदी, इस शक्कर से 200 ग्राम वजन वाली कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसे प्रश्न होना तो पहले क्या करेंगे हम? देखिए, मनोज ने क्या किया है? 500 ग्राम वजन वाली 6 थैलियाँ खरीदी है, तो कुल कितना वजन हो जाएगा? तो 500 गुणित 6 कर देंगे। क्या कर देंगे? 500 गुणित 6 कर देंगे, तो 6 शून्य 0, 6 शून्य 0, 6 पंचे 30, तो ये आ गया 3000 ग्राम, ठीक है। अब इसको जो है हमें 200 ग्राम वजन वाले पैकेट में जो है बनाना है, तो क्या करेंगे हम? इस 3000 को जो है 200 से भाग कर देंगे। तो चलो भाग कर देते हैं, 200 से जो है इस 3000 को भाग कर देंगे। तो देखिए, 2 एकम 2, ठीक है, घटाएंगे तो आ जाएगा 100, यहाँ उतारेंगे 0 को, 200 पंचे होती है 1000, ठीक है। तो कितना आ गया आपका? 15 आ गया, यानी कि हम 15 पैकेट जो है बना सकते हैं। जब भी ऐसे प्रश्न होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसका गुणा जो है इस संख्या से कर देंगे, फिर जो उत्तर आएगा उसको जो है इस संख्या से भाग कर देंगे, ठीक है। तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। अगला देखिए, एक वर्गाकार कमरे की लंबाई 8 मीटर है, बताओ उस कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमें जो है वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, और वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होती है? तो वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला होती है भुजा इंटू भुजा। क्या होती है? भुजा इंटू भुजा होती है। हमें जो है भुजा का मान दिया है 8, तो यहाँ करेंगे 8 इंटू 8, तो 8 कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। तो आपका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 10 64 वर्ग मीटर, ठीक है। तो ऐसे जो है हम इसे हल करेंगे। अब देखिए अंग्रेजी के प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेट एनिमल, यानी कि इनमें से पालतू पशु कौन सा है? पेट का मतलब होती है पालतू, पालतू का मतलब कि जिसे पाला जाता है। तो इसमें से पालतू जानवर क्या है? पहला है लायन, लायन का मतलब होती है शेर, ठीक है। केमल, केमल का मतलब होती है ऊँट, ठीक है। बियर का मतलब होती है भालू, और जिराफ का मतलब होती है जिराफ। तो बताओ इसमें से हम किसको पालते हैं?
तो इसमें से जो है पाला जाता है ऊँट को। किसको पालते हैं? ऊँट को जो है पाला जाता है। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 2 केमल। अगला देखिए, मोना एंड बाला वेंट टू खालिस्तान स्कूल, यानी कि मोना और बाला वे खालिस्तान के स्कूल गए। तो क्या आएगा? अवर मतलब होती है हमारा, तो मोहन और बाला हमारे स्कूल गए नहीं। देयर का मतलब होती है वहाँ, क्या होती है? वहाँ। हेयर का मतलब होती है यहाँ, और देयर का मतलब होती है उनके। ठीक है, ये जो देयर लिखाया है ना, इसका मतलब होती है उनके, इस देयर का मतलब होती है वहाँ। तो क्या होगा यहाँ पर? मोना और बाला उनके स्कूल गए, है ना। तो यहाँ पास क्या आएगा? यहाँ पास आएगा देयर। ठीक है, ये IR वाला आएगा देयर, ऑप्शन नंबर डा। इनका मतलब होती है उनके, यानी कि मोना और बाला उनके स्कूल गए। ठीक है, अगला देखिए, अपोजिट वर्ड ऑफ हैप्पी इज। हैप्पी का मतलब क्या होती है? हैप्पी का मतलब होती है खुशी। क्या होती है? खुश या खुशी होना। हैप्पी का मतलब होती है खुशी। अपोजिट का मतलब होती है उल्टा। ठीक है, तो खुशी का उल्टा शब्द क्या होगा? तो खुशी का उल्टा होगा दुखी। क्या होगा? दुखी। ठीक है, देखिए, जॉय का मतलब क्या होती है? जॉय का मतलब भी खुशी होती है। चेयरफुल का मतलब भी क्या होती है? खुशी होती है। डिसलाइक का मतलब नापसंद होती है। ठीक है, और सैड का मतलब होती है दुखी। क्या होती है? दुखी। तो हमारा सही उत्तर क्या आएगा? हमारा सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, सैड। आया बात समझ में? दुखी। हैप्पी का उल्टा होगा दुखी, यानी कि सैड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अ कैमल हेजा, यानी कि ऊँट के पास क्या होती है? तो देखिए भाई, ऊँट के पास क्या होती है? पहला बोला है हम का मतलब क्या होती है? हम का मतलब होती है कुबर। देखिए कुबर क्या होती है? जैसे कि ये देख रहे हो, ये ऊँट है, तो ऊँट के ऊपर में ना जो ऐसे बना हुआ है, ये देख रहे हो वैसे बना हुआ है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है कुबर। क्या कहते हैं इसको? इसी को कहते हैं कुबर। ये देख रहे हो, यही है कुबर। तो ऊँट के पास क्या होती है? ऊँट के पास जो है कुबर होती है, और ऊँट जो है इसमें पानी को सोख करके रखती है। आया बात समझ में? ऊँट के पास क्या होती है? कुबर होती है। ठीक है, वेब मतलब होती है जाल। क्या होती है? जाल। ये देख रहे हो मकड़ी, ये क्या है? जाल है, यही आपका वेब कहलाती है। हॉर्न मतलब होती है सींग। जैसे कि जो बैल होते हैं आपका, गाय बैल होते हैं ना, इसके क्या होते हैं? सींग होते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं हॉर्न। सींग को क्या कहते हैं? हॉर्न कहते हैं। और लॉन्ग टीथ मतलब होती है लंबा दांत। ये देख रहे हो हाथी है, हाथी का क्या होते हैं? ये देखो इतना लंबा लंबा दांत होती है हाथी का, इसका दांत है। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न में जो है पूछा जाएगा ना, कैमल हेजा, तो कैमल के पास क्या होती है? कैमल के पास होती है हम्प, यानी कि कुबर होती है। अगर आपसे पूछा जाएगा स्पाइडर हेजा, स्पाइडर मतलब होती है मकड़ी, तो स्पाइडर के पास क्या होती है? तो आपका आएगा वेब। स्पाइडर के पास होती है वेब, यानी कि जाला। अगर आपको पूछा जाएगा एलिफेंट हेज आ, तो क्या आएगा? तब आएगा आपका लॉन्ग टीथ। ठीक है, यानी कि जो एलिफेंट होती है, जो हाथी होती है, उसके पास लंबे दांत होती है। अगर आपसे पूछा जाएगा ऑक्स हेज आ, तो आएगा हॉर्न। हॉर्न का मतलब होती है सींग, यानी कि बैल के पास सींग होती है। तो आपको याद रखना है कैमल हेजा क्या होती है? कैमल के पास हम्प होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ही स्टिचेस आवर शूज, यानी कि वह हमारा जूता सीता है। तो हमारा जूता कौन सीता है? स्टिचेस का मतलब होता है सीलना। क्या होती है? सीलना होती है। शू का मतलब होती है जूता। तो हमारे जूता कौन सीता है? तो हमारे जूता सीता है मोची। ठीक है, टेलर का मतलब होती है दर्जी। क्या होती है? दर्जी होता है। पोस्टमैन का मतलब होती है डाकिया। बार्बर का मतलब होती है नाई। और कोबलर का मतलब होती है मोची। इसका सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, कोबलर आएगा। हमारे जूते सिलने का काम जो है कोबलर करती है। ठीक है, यानी कि मोची करती है। अगला देखिए, आई खालिस्तान माई टीथ, यानी कि मैं अपने दांतों को खालिस्तान करता हूँ। सही उत्तर क्या आएगा? मैं अपने दांतों को ब्रश करता हूँ। हम लोग क्या करते हैं? ब्रश करते हैं। तो यहाँ पास क्या आएगा? यहाँ पास आएगा ब्रश्ड। ठीक है, हम अपने दांतों को क्या करते हैं? ब्रश करते हैं। ठीक है, यहाँ कलर्ड का मतलब है रंगना। क्या हम अपने दांतों को रंगते हैं? नहीं रंगते हैं। वॉश्ड का मतलब होती है धोना। ठीक है, पेस्ट का मतलब होती है चिपकाना। तो हम अपने दांतों को क्या करते हैं? हम जो है अपने दांतों को ब्रश करते हैं। सही उत्तर आएगा सी, ब्रश्ड। अगला देखिए, सोनू बाउट अ किलो वाव, यानी कि जो सोनू था उसने 1 किलो क्या खरीदा?
तो हम किलो में किसको खरीदते हैं? किलो में खरीदते हैं हम एस्पिनाक को। एस्पिनाक का मतलब होती है पालक। क्या होती है? पालक होती है। टी मतलब होती है चाय, बनानास मतलब होती है केला, और पेन मतलब तो सब जानते हो पेन, है ना। तो हम किलो में किसको खरीदते हैं? पालक को जो है हम किलो में खरीदते हैं एस्पिनाक। अगला देखिए, डिड सी टेल यू, यानी कि उसने खालिस्तान कहा, ऐसे जो है यहाँ पर पूछा गया है, उसने खालिस्तान कहा। एनीवेयर का मतलब होता है कहीं भी, उसने कहीं भी कहा। एनीथिंग का मतलब होता है कुछ चीज़, यानी कि कुछ चीज़ कहा। एनीबडी का मतलब होता है कुछ भी, और एनीवन का मतलब होता है कुछ लोग। तो यहाँ पास क्या आएगा? यहाँ पास आएगा कुछ चीज़, यानी कि उसने कुछ चीज़ कहा। अरे बात समझ में? डिड सी टेल यू खालिस्तान, यानी कि उसने खालिस्तान कहा, तो उसने कुछ चीज़ कहा, यानी कि उसने एनीथिंग कहा। तो सही उत्तर आएगा एनीथिंग। ठीक है। अगला देखिए, बटरफ्लाइज आर खालिस्तान। बटरफ्लाइज का मतलब होती है तितली। क्या होती है? तितली। तो तितलियाँ कैसे होती है? पहला है लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब है लंबा। क्या तितलियाँ लंबा होती है? तो नहीं, तितली जो है लंबा नहीं होती। टाल, टाल मतलब भी होती है लंबा। क्या तितली लंबे होती है? नहीं होती। ब्लैक मतलब होती है काला। क्या तितली काला होती है? तो यहाँ पास तो तितली आपको काला दिख रहा है, लेकिन ध्यान रखना सारे तितलियाँ काले नहीं होती, तो ये भी हो जाएगा आपका गलत। और ब्यूटीफुल मतलब का होती है सुंदर, यानी कि सभी तितलियाँ क्या होती हैं? बहुत सुंदर होती है। तो सही उत्तर आएगा आपका ब्यूटीफुल। ठीक है, सारे के सारे तितलियाँ जो है सुंदर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। यहाँ पास क्या आएगा आर्टिकल? इन तीनों में से यहाँ पास आएगा द। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास जो है लॉन्गेस्ट का उपयोग किया गया है, तो यहाँ पर जो है द का उपयोग किया जाएगा। यहाँ पास आएगा द। आगे देखिए, दिस इज अ खालिस्तान बॉक्स। यह कैसा बक्सा है? बॉक्स मतलब होती है बक्सा। ठीक है, तो यह कैसा बक्सा है? पहला हैवी। हैवी का मतलब होती है भारी। ओल्ड का मतलब होती है पुराना। ब्यूटीफुल का मतलब होती है सुंदर, और रेड का मतलब होती है लाल। तो यह बक्सा कैसी है? यह बक्सा है भारी। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए, हैवी। ठीक है। अगला देखिए, द प्लेस वेयर वी बाई थिंग्स फॉर आवर डेली नीड्स, यानी कि वह स्थान जहाँ से हम अपने डेली की चीज़ें खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं? तो जहाँ से हम डेली की चीज़ें खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं? पहला है शॉप। शॉप मतलब की होती है दुकान। सेल, सेल मतलब कि जो सेल लगा रहता है डिस्काउंट वाला, उसको कहते हैं सेल। शिप मतलब होती है जहाज, और शिप मतलब होती है भेड़। तो हम कहाँ से खरीदते हैं अपने डेली के सामान को? दुकान से खरीदते हैं। तो सही उत्तर आएगा शॉप। अगला देखिए, हु हेल्प टू फ्री चीची, यानी कि चीची को फ्री किसने किया? तो सही उत्तर आएगा मोना। अगला देखिए, यूज़ द करेक्ट वर्ड। यहाँ पास हमें करेक्ट वर्ड का जो है चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया है, द टी खालिस्तान इज बट द आइसक्रीम इज खालिस्तान, यानी कि टी कैसे होती है? तो टी जो है खालिस्तान होती है। टी होती है हॉट। हॉट मतलब होती है गर्म। ठीक है, और कोल्ड मतलब होती है ठंडा। तो टी कैसे होती है? तो टी होती है हॉट, यानी कि चाय जो है गर्म होती है। लेकिन आइसक्रीम कैसे होती है? आइसक्रीम होती है ठंडा, और ठंडा को कहते हैं कोल्ड। तो यहाँ पास आएगा हॉट, और यहाँ पास आएगा कोल्ड। ठीक है। वैसे यहाँ देखिए, माई फादर इज खालिस्तान बट आई एम खालिस्तान। टॉल मतलब होती है लंबा, और शॉर्ट मतलब होती है छोटा। अब देखिए, मेरे पिताजी कैसे हैं? तो मेरे पिताजी लंबे हैं। लंबे का मतलब आएगा टाल। यहाँ पास आएगा आपका टाल। बट आई एम, लेकिन मैं कैसा हूँ? तो यहाँ पास आएगा शॉर्ट, यानी कि मैं जो है छोटा हूँ। तो पहले नंबर पे आएगा टाल, और दूसरा पे आएगा शॉर्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैच द रैमिंग वर्ड। रैमिंग वर्ड का मतलब क्या होती है? ऐसा वर्ड जिसका उच्चारण एक समान जैसे होती है उसको जो है रैमिंग वर्ड कहते हैं। जैसे कि मोहन सोहन, तो इसमें लास्ट में हन हन आ रहा है, दोनों का उच्चारण कैसे एक जैसे हैं, इसको जो है हम रैमिंग वर्ड कहते हैं। वैसे देखिए, इसको जो है हमें मैच करना है, तो आप एग्जाम में क्या करना है, इस साइड पे यहाँ पर उत्तर को जो है आपको इस साइड पे लिखना है। देखिए, सीप जैसे उच्चारण किसका होगा? तो सीप जैसे उच्चारण होगा डीप का, तो यहाँ लिख देंगे डीप। वेयर का उच्चारण कैसे होगा? वेयर का उच्चारण होगा केयर के जैसे, तो यहाँ पास आएगा केयर। वेयर केयर, है ना। टेबल का उच्चारण कैसे होगा? तो टेबल का उच्चारण होती है केबल। देखिए, ये जो है टेबल के जैसे उच्चारण होती है केबल का, और चेयर का पेयर।
तो ये क्या है, ये जो है इनके राइमिंग वर्ड है, तो आपको ऐसे जो है राइमिंग वर्ड को यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, यहाँ देखिए अगला, राइट द आफ्टर या बिफोर इन द ब्लैंक, यानी कि हमें जो है आफ्टर और पहले का उपयोग करना है। आफ्टर का मतलब होती है बाद में, और बिफोर का मतलब होती है पहले। क्या होती है? पहले होती है। तो देखिए यहाँ पास दिया है मई कम से खाली स्थान जून, यानी कि मई जून के कब आती है? तो मई जो है जून के पहले आती है। तो पहले आती है तो यहाँ पास क्या आएगा? यहाँ पास आएगा बिफोर। क्या आएगा? बिफोर आएगा। बिफोर का मतलब पहले होती है। तो मई जो है जून से पहले आती है, तो यहाँ पास आएगा बिफोर। वैसे अप्रैल जो है मार्च के कब आती है? तो अप्रैल जो है मार्च के बाद में आती है, तो यहाँ पास आएगा आफ्टर। क्या आएगा यहाँ पास? यहाँ पास आ जाएगा आफ्टर। अगला देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस। इस सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है। देखिए, द फ्रॉक्स खाली स्थान स्विमिंग, यानी कि मेढकें तैर रहे थे, तो यहाँ पास आएगा वर। क्या आ जाएगा यहाँ पास? वर आएगा, यानी कि मेढकें तैर रहे थे। यहाँ पास क्या आएगा? द खाली स्थान द ट्री ट्रंक इन द पॉन्ड। सी का मतलब होती है देखना और सा का मतलब होती है देखा। तो यहाँ पास है वे खाली स्थान पेड़ के तने को तालाब में खाली स्थान किया। तो क्या किया? देखा। तो यहाँ पास आएगा सा, यानी कि वे जो है पेड़ के तने को पानी में देखा, यानी कि तालाब में जो है देखा। अगला देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पर जो वर्ड दिए गए हैं इससे हम इसको कंप्लीट करना है। देखिए, गेट अप का मतलब होता है उठना। क्या होती है? उठना होती है। प्ले का मतलब होती है खेलना। स्टडी का मतलब होती है पढ़ना। ईट का मतलब होती है खाना। देखिए, आई खाली स्थान इन द मॉर्निंग, तो क्या आएगा? मैं सवेरे क्या करता हूँ? तो सवेरे आएगा गेट अप, यानी कि मैं सवेरे उठता हूँ। आई खाली स्थान माई ब्रेकफास्ट, तो क्या आएगा? मैं अपने नाश्ता को क्या करता हूँ? तो खाता हूँ। तो यहाँ आएगा ईट। आई ईट माई ब्रेकफास्ट, यानी कि मैं अपने नाश्ता को खाता हूँ। आई खाली स्थान विथ माई फ्रेंड, यानी कि मैं अपने दोस्तों के साथ क्या करता हूँ? तो यहाँ पास आएगा प्ले, यानी कि मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। आई खाली स्थान इन माई स्कूल, यानी कि मैं अपने स्कूल में क्या करता हूँ? तो आएगा पढ़ाई। तो यहाँ पास आएगा स्टडी, मैं अपने स्कूल में जो है स्टडी करता हूँ। तो ऐसे जो है इस खाली स्थान को भरेंगे। ठीक है, अब चलिए अगला जो है हम पर्यावरण के प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, ऊर्जा का चिरस्थायी दीर्घकालीन सबसे सस्ता सर्वत्र उपलब्ध स्रोत क्या है? इसका सही उत्तर आएगा सूर्य। ठीक है, क्योंकि सूर्य जो है ये हर जगह उपलब्ध रहता है, तो सही उत्तर आएगा सूर्य। अगर देखिए, राष्ट्र ध्वज में चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो देख रहे हो, ये है हमारा राष्ट्र ध्वज, और इस पे जो चक्र बनी हुई है ना, इसमें से लाइन 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 होता है, इसको कहते हैं तीलियां। इसमें कितने तीलियां होती है? इसमें जो है 24 तीलियां होती है। कितने होती है? 24 तीलियां होती है। अगला देखिए, हमारे देश का राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो हमारे देश का जो राष्ट्रीय गान है ना, वो आपका जन गण मन है। क्या है? जन गण मन, जो आप लोग हर दिन स्कूल में गाते होगे ना, जन गण मन अधिनायक जय है, ये जो है हमारा देश का राष्ट्रीय गान है। और इसको लिखा कौन है? इसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इसको याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखिए, मलेरिया बीमारी होती है, मलेरिया कब होती है? तो मादा मच्छर के काटने से होती है मलेरिया बीमारी। अगला देखिए, बैंक के एटीएम केंद्र से पैसा निकाले जाने हेतु तो उपयोगी कार्ड को क्या कहते हैं? जो एटीएम होती है ना, उसमें जो एक कार्ड का उपयोग करते हैं। देख रहे हैं, ये कार्ड, ऐसे कार्ड होते हैं, इस कार्ड का हम उपयोग करते हैं। इस कार्ड को क्या कहते हैं? इस कार्ड को जो है एटीएम कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? एटीएम कार्ड, या तो फिर डेबिट कार्ड कहते हैं। डेबिट कार्ड कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस कार्ड को क्या कहते हैं? हम इस कार्ड को हम एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजिम में किस अवसर पर मेला आयोजित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, महाशिवरात्रि। ठीक है, महाशिवरात्रि के समय जो है राजिम में मेला लगता है। अगला देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सा, महानदी। महानदी पर जो है हीराकुंड बांध बनाया गया है। अगला देखिए, रविशंकर सागर परियोजना किस बांध पर बनाया गया है? इसका उत्तर भी आएगा महानदी। अगला देखिए, साल वृक्ष किस प्रकार की मिट्टी में पनपते हैं?
इसका सही उत्तर आएगा दोमट मिट्टी। ठीक है, दोमट मिट्टी जो है शारीरिक के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक मिट्टी होती है। अगला देखिए, निम्न में से किस राज्य को हर्बल स्टेट के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आ, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को जो है हर्बल स्टेट के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो याद रखना, जो इंद्रधनुष होती है ना, यहाँ पर देख रहे हो, यही है आपका इंद्रधनुष। इसमें जो है 7 रंग होती है। इसका क्रम जो होती है ना, ये भी आपको याद रखना है। इसका क्रम का जो शॉर्टकट तरीका है वो है बैजानी, हपी, नाला। ठीक है, ये क्या है? इसका याद करने का शॉर्टकट तरीका है। जहाँ बै से होती है बैगनी, क्या होती है? बै से बैगनी। जा से होती है जामुनी। ठीक है, नी से होती है नीला। ठीक है, हा से होती है हरा। पी से होती है पीला। पी से क्या होती है? पीला। ना से होती है नारंगी और ला से होती है लाल। ठीक है, तो ये जो है इसका शॉर्टकट होती है बैजानी, हपी, नाला। ये भी आपको याद रखनी है। और ये जो है आपके रंगों के नाम होती है, ये 7 रंगों के नाम होती है। ठीक है, तो इंद्रधनुष में जो है आपके 7 रंग होती हैं। वे रंग जो है ये है। ओके, इसको आपको याद रखना है। आगे देखिए, बस्तर में चींटियों जो चटनी बनाने में उपयोग होती है को किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है चापड़ा के नाम से। किस नाम से जानते हैं? चापड़ा। ठीक है, इसको बहुत जगह हमें माटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको माटा कहते हैं, लेकिन बस्तर में जो है इसको चापड़ा कहते हैं। अगला देखिए, ब्रेन लिपि के जन्मदाता कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सा, लुई ब्रेल। कौन है? लुई ब्रेल है। अगला देखिए, निम्न में से सौर उपकरण है। पहला सोलर पैनल, यहाँ पर देख रहे हो, ये जो दिख रहा है ना, यही है आपका सोलर पैनल। ये क्या है? इसको कहा जाता है सोलर पैनल। यहाँ से जो है हमें बिजली प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसी को जो है कहा जाता है सौर उपकरण। ये जो है ना सूर्य की धूप से जो है ऊर्जा लेती है और उससे जो है हमें बिजली प्रदान करती है। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सा, सोलर पैनल। ठीक है, अगला देखिए, सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा हमें किससे मिलती है? तो ये मिलती है हमें सूर्य से। सही उत्तर आएगा डी, सूर्य से। अगला देखिए, ताला गांव किस नदी के किनारे में बसा हुआ है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आ, मनियारी नदी। ठीक है, मनियारी नदी के किनारे में है ताला गांव। ओके, जो कि आपका बिलासपुर जिला में है। किसमें पड़ती है ये पड़ती है बिलासपुर जिला में ताला गांव। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। अगला देखिए, देवरानी जेठानी मंदिर में स्थित मूर्ति है। ध्यान रखना, ये जो देवरानी जेठानी मंदिर है, इसमें कौन सा मूर्ति है? तो इसमें है आपका रुद्र शिव की मूर्ति। यहाँ पर देख रहे हो, यही मूर्ति है। इस मूर्ति को कहा जाता है रुद्र शिव। ठीक है, इसमें जो है ना कुल ऐसे जो सिर बने हुए हैं ना, इसमें कुल 10 सिर जो है बने हुए हैं। कितने सिर बने हैं? 10 सिर जो है अलग अलग जगह पे बने हुए हैं। ये देखिए, एक सिर यहाँ, एक सिर यहाँ, एक सिर यहाँ, 3 सिर हो गए। ये चौथा सिर, ये 5वां सिर, ये 6वां सिर, ये 7वां सिर, ये 8वां सिर, ये 9वां सिर और ये 10वां सिर। इसमें जो है कुल 10 सिर जो है बने हुए हैं। ठीक है, ये है आपका रुद्र शिव की मूर्ति। अगला देखिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों को जोड़ने वाली सड़क को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, अगला देखिए, पणजी किस राज्य की राजधानी है? इसका सही उत्तर है पणजी जो है गोवा की राजधानी है। गोवा के समुद्री तट पर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के वनस्पति को क्या कहते हैं? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के वनस्पति को कहा जाता है मैग्रीव वनस्पति। क्या कहते हैं? मैग्रीव कहा जाता है। अगला देखिए, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आ, लुई पास्चर ने की थी। किसने की थी? लुई पास्चर ने। शहीद वीर नारायण सिंह कहाँ के जमींदार थे? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दा, सोना खान। वो जो है सोना खान के जमींदार थे। अगला देखिए, वीर नारायण सिंह का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 10 दिसंबर। इस दिन जो है वीर नारायण सिंह को फांसी दिया गया था, इसलिए जो है 10 दिसंबर को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला देखिए, पंजाब राज्य कितनी नदियों के संगम पर बसा हुआ है? सही उत्तर आएगा 5। पंजाब जो है 5 राज्य के नदियों के संगम पर जो है बसा हुआ है। ठीक है, अगला देखिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध पंजाब राज्य में किस नदी पर बना हुआ है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सा, सतलज नदी। किस पे बना है? सतलज नदी पे जो है बना हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपके
उत्कर्ष में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इन सारे प्रश्नों का खुद से भी अभ्यास जरूर करिए। इस चैनल पर जवाहर उत्कर्ष से संबंधित सारी जानकारियाँ, जैसे कि इसका काउंसलिंग कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, ये सब जानकारियाँ जो इस चैनल पर दी जाती है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको भविष्य में किसी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो। धन्यवाद।